किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे किसान भाई कृषि के साथ साथ बहुत आयात में पशुपालन भी करते हैं। किसान भाइयों, बारिश का मौसम है और ऐसे मौसम में हमें हमारे पालतू पशुओं की विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है। इसी पर केंद्रित आज का हमारा यह कार्यक्रम है। कार्यक्रम का विषय है वर्षा ऋतु में पालतू पशुओं की देखभाल। दोस्तों, आज का हमारा यह कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है। आप हमारे विशेषज्ञों से फ़ोन नंबर 0755-266-0049 पर तथा साथ ही साथ टोल फ्री नंबर 0755-266-0232 पर फ़ोन लगाकर बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम का विषय है वर्षा ऋतु में पालतू पशुओं की देखभाल और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पी.के. शर्मा जी, जो कि हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सक भोपाल से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे पास में हमारे स्टूडियो में जगदीश प्रसाद मेहरा जी भी मौजूद हैं, जो कि एक सफल कृषक हैं, नरसिंहपुर से आए हैं। जगदीश मेहरा जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जगदीश मेहरा जी दलहन के क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने एक FPO भी बनाया है, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्य कर रहा है। तो आइए किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि बारिश का मौसम है, बारिश का समय है, तो हमारे जो पालतू पशु हैं इनके लिए क्या विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है, इसके बारे में बताइए। देखिए, वर्षा ऋतु के मौसम में हम हमारे पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की वर्षा के आगमन पर और जल भराव की स्थिति हमारी गौशालाओं में ना बने और मतलब हम हमारे पशुओं को वर्षा ऋतु से किस प्रकार जो है सीधे संपर्क में ना आने दें पानी के। तो ये कुछ मूलभूत बातें हैं, इनका हमें विशेष ध्यान देना होगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गौशाला कच्ची हो अथवा पक्की, हमारी जो गौशाला है उसकी नियमित साफ सफाई हो, वहाँ जो है जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो। हमारा प्रयास ये रहे कि हमारी जो गौशाला है वो हर संभव सूखी रहे। तो इसके लिए हमको छोटी छोटी कुछ टिप्स होती हैं जो अपने घरेलू स्तर पर भी हम इनको पूरी कर सकते हैं। उसमें खास बात होती है कि जैसे हमारे जो पशु हैं उनको हम थोड़े समय के लिए बाहर निकाल दें और वहाँ पर जो कई बार कंडे की जो राख होती है बची हुई, उसको हम जो है सफाई के बाद उसका छिड़काव भी हम उस पर कर सकते हैं। और जो बचा हुआ भूसा होता है उसका उपयोग भी जो गौशाला सूखी करने में बहुत अच्छा उपयोग हम कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका छिड़काव कर दें और थोड़े समय के लिए वहाँ से सफाई करने के बाद हम पंखा इत्यादि का उपयोग भी कर सकते हैं। इससे गौशाला हमारी सूखी हो जाएगी। तो जो सूखी गौशाला में से स्वास्थ्य का पूरा सीधा संबंध है और अच्छा अनुभव करेंगे हमारे पशु, तनाव में नहीं आएंगे, उनको भी छोटा सा तनाव बनता है। तो इस तरह से पूरी की पूरी पशुपालक भाइयों को कोशिश ये करना चाहिए कि शेड जो है, जो आश्रय है उनका, वो पूरी तरीके से सूखा रखा जाए और मतलब उनके पैर जो है वो काफ़ी हद तक मतलब गीले ना हो और वो ऐसे स्थान में बैठे जो कि सूखा स्थान हो। डॉक्टर साहब, वहीं हम बात करेंगे कि जैसे पशुओं को किलनी और जूं की जो बीमारियाँ हो जाती हैं, इनको किलनी और जूं जो लग जाते हैं, इसके बारे में बताइए। मतलब पहले से ही किसान भाई ऐसा क्या करें कि इनको किलनी और जूं जैसे जो रोगाणु है ये ना लगे इनको। देखिए, किलनी अपने आप में बहुत बड़ा जो है भयावह समस्या है और ये इनका जो ब्रीडिंग सीजन है ये मैं मानता हूँ कि अभी वो चल रहा है। इसमें क्या है, ये बहुत संख्या में जो अंडे देती हैं, करोड़ों की तादाद में ये अंडे देती हैं और दरारों में इनका निवास होता है। और जहाँ हमारे जैसे हम भूसा का भंडारण जहाँ करते हैं या कहीं जो अवशेष हमारे भूसे के, गोबर के और आसपास इस प्रकार का मैं समझता हूँ कि सफाई का मुख्य रूप से ना हो पाना, तो ये क्या है कि इनका यदि हम कुछ रसायन ऐसे आते हैं जिनका हम गौशाला में छिड़काव कर सकते हैं, एक निश्चित सांद्रण में उस दवा का बनाकर और इसके घोल का स्प्रे पंप के द्वारा ऐसी जगह में भूसा जहाँ रखा है उसके आसपास और हमारी जो दरारें हैं गौशाला की, वहाँ पर यदि हम ऐसी दवा का छिड़काव करते हैं तो इससे वो जो उनके अंडे हैं वो भी माने पूरी तरह से उनकी जो साइकिल है, चैन है, वो पूरी तरह से रुक जाएगी। तो ना बजेगा ना बांस ना रहेगी, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बिल्कुल ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये चरित्रार्थ, ये कहावत पूरी तरह से हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम उनको समूल नष्ट कर दें
और देखा गया है कि इससे कई प्रकार की भयावह बीमारियां भी होती हैं। उन बीमारियों के मैं नाम लेता हूं। ये जो किल्लियां हैं ये वेक्टर का काम करती, मतलब बीच में इनके माध्यम से वो जो रोगाणु हैं वो चले जाते हैं पशु के शरीर में। तो एक बेवेसियोसिस नाम की बीमारी होती है, इसके किल्लियों के द्वारा ये होती है। और इसके जो मुख्य लक्षण हैं, पशु जो है जब मूत्र त्याज करेगा तो उस समय पशु की जो मूत्र का कलर है वो लाल रंग का होगा, मतलब काफ़ी कलर का ये रंग जब होता है तो आप समझ जाएं कि हमारे पशु को ये बीमारी हो सकती है। तो इसमें शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है और पशु पूरी तरह से असहाय हो जाता है। और साथ ही साथ एक थायलेरियासिस नाम की बीमारी होती है, वह भी इन्हीं किल्लियों के द्वारा होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये किल्लियाँ बहुत बड़ा पशु के लिए अभिशाप है, तो इनको समूल नष्ट करना चाहिए, पहले से ही रोकथाम कर ली जाए। वहीं हम आंतरिक परजीवियों की भी बात करें डॉक्टर साहब, तो उसके बारे में भी आप हमें बताइए। देखिए, जो आंतरिक परजीवियों का जहाँ तक सवाल है, जिनको हम बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे वर्षा ऋतु है, इसमें खास तौर पर आप विशेष ख्याल रखें। ऐसी स्थिति में क्या है कि कई बार हम हमारे पशुओं को बाहर चरने के लिए छोड़ देते हैं, चारागाह हैं या कहीं ऐसी स्थिति आज भी हैं जो जिन गाँवों में कि वहाँ चारागाह उपलब्ध हैं या लगे हुए मतलब कुछ जंगल हैं जहाँ पर हम सीधे पशु को चरने के लिए छोड़ देते हैं। तो वहाँ से ये परजीवी ज़्यादा, परजीवी क्या होता है कि अभी घास जो है उसकी जो ऊंचाई है जमीन से वो काफ़ी बढ़ी नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति पर जब पशु ग्रेजिंग करता है, खड़ी घास को जब मुंह से अपने दांतों से काटता है, तो जाने अनजाने में घास के साथ साथ मिट्टी भी आ जाती है। जी, तो बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने आपने। तो बिल्कुल बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि पशु कहाँ खा रहा है, कहाँ चल रहा है। तो किसान भाइयों, हमारे समस्याएं भी ज्यादा बनती हैं। देखा गया है कि वर्षा ऋतु में जो है पशुओं को जो गोबर है वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है, उसकी जो जैसे जो चोंटा बोलते हैं गाँव में, वो नीचे जब गोबर गिरता है जमीन पर तो उसको फैलना नहीं चाहिए। और जब इस बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने हमारे किसान भाइयों को। किसान भाइयों, हमारे बीच में जगदीश मेहरा जी भी हैं जो कि एक सफल कृषक हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। जगदीश जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ हमारे किसान भाइयों। जी, मेरा नाम जगदीश मेहरा है। मैं नरसिंहपुर ज़िले के ग्राम बेलखेड़ा का रहने वाला हूँ। मैं छोटी सी किसानी के साथ साथ मैं एक एफपीओ में सीईओ के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। हमारी एफपीओ में 1637 महिला किसान दीदियाँ हैं। हम दलहन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चूँकि गाडरवारा दाल के मामले में एक दाल प्रसिद्ध दाल है हमारे गाडरवारा के नाम से, तो हम गाडरवारा की दाल के ऊपर काम कर रहे हैं। जी जगदीश, जैसा कि आपने बताया कि एक लंबे समय से आप दलहन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो क्या विशेष दलहन के क्षेत्र में ही कार्य करने का आपको कैसे सूझा कि इसी क्षेत्र में काम किया जाए? क्योंकि गाडरवारा तुअर दाल के नाम से प्रसिद्ध है, हमारा जिला तुअर की दाल के नाम से, इसलिए आपने विशेष दलहन के लिए। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपने एक एफपीओ बनाया है जिसमें आपके लगभग 1600 महिलाएं जी उसमें जुड़ी हुई हैं, तो एफपीओ किस प्रकार से कार्य करता है? एफपीओ में सर हमारा काम छोटी छोटी किसानी की दीदियां हैं जो छोटी कम रकबे वाले किसान हैं। हम दाल नर्मदा क्षेत्र की जो दोनों तरफ नर्मदा जी के किनारे के जो गांव हैं उन गांवों की है ऊबड़ खाल ढलाऊ ज़मीन है जी। तो उधर की दीदियां हैं। उधर तुअर अच्छी उत्पादन होती है, राहर का उत्पादन उधर अच्छा है। राहर में तो हमने सोचा जो राहर है वो अक्सर कर मंडी में बेची जाती है, तो हमारे दीदियों के साथ में एक ख्याल आया कि चलो हम तुअर की दाल बनाए, वो भी हाथ वाली चक्की। ये बहुत अच्छी बात है जगदीश जी कि आपने एफपीओ भी बनाया और साथ में आपने महिला दीदियों को, हमारी कृषक दीदियों को भी साथ में जोड़ा है और उनको भी स्वरोजगार के बहुत सारे आपने अवसर प्रदान किए हैं। दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में इस समय है वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए
6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। कार्यक्रम का विषय है वर्षा ऋतु में पालतू पशुओं की देखभाल, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर PK शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, पुनः आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और साथ ही साथ जगदीश मेहरा जी, सफल कृषक, नरसिंहपुर से हमारे बीच में मौजूद हैं। इस समय हमारे बीच में एक कॉलर जुड़ चुके हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी जुड़े हैं बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। नंद स्वरूप जी, आप अपना प्रश्न करिए। मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि वर्षा ऋतु में मच्छर जनहित बीमारी, जल जनहित बीमारी, वायु जनहित बीमारी पैदा हो जाती, तो ऐसी दशा में बने पशुओं को कैसे इन बीमारियों से बचाएं? जी जी डॉक्टर साहब। देखिए, आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है। ऋतु विशेष में वर्षा ऋतु अपने पूरे, मैं तो कहूँगा कि मतलब उसका चरम भी हो गया है, और अतिवृष्टि की स्थितियाँ भी चेतावनी के रूप में हमको दी जा रही हैं कि अतिवृष्टि की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ऐसे में बाढ़ की स्थितियाँ भी आने वाले समय में निर्मित हो सकती हैं। और वर्षा ऋतु में हम देखते हैं कि किल्लियों का, मच्छरों का, मक्खियों का जो है प्रकोप काफ़ी बढ़ चला होता है। तो ऐसी स्थिति में हम हमारे पशुओं को मच्छरों से, किल्लियों से किस प्रकार बचाएं, इसके लिए कुछ घरेलू स्तर के कुछ नुस्खे हैं, उनको भी हम अपना सकते हैं। देखिए, गौशाला में सावधानी विशेष रखते हुए इन सब चीज़ों को हमको करनी है। देखिए, क्या होता है, कई बार ये पुरानी पद्धति में नीम का धुआं है, वो जो है किया जा सकता है। हम उसके लिए सावधानी ये बरतें कि जो धुआं या जो आग जलाने की है, वो हम हमारे पशुओं की पहुंच से इस जो धूना भी बोलते हैं इसको गांव की आमतौर पर, इस बात को ध्यान इस बात का रखना है कि ये जो धूना है हम हमारे पशुओं की पहुंच से थोड़ा सा हट के लगाएं इसको, और उसको हमेशा थोड़े थोड़े समय में बीच बीच में उसको बाँच भी करते रहें, कि ऐसा तो नहीं कि हमारे पशु उसके संपर्क में ना आने पाए। कई बार क्या होता है, आग सुलग जाती है, कंडे हम जब जलाते हैं, लकड़ी भी वहाँ रख देते हैं, तो कई बार क्या है, हमारे जो पशु हैं आखिर तो ये वहाँ ना पहुँच जाएं, कहीं आग की चपेट में ना जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बात कही। तो नंद स्वरूप मिश्रा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। कार्यक्रम में फ़ोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, वहीं यदि हम बात करें टीकाकरण की भी, तो टीकाकरण के भी बारे में आप हमें बताएं। जी, देखिए, वर्षा ऋतु में जो है मुख्य रूप से कुछ भयावह जो जानलेवा बीमारियां होती हैं, उनके मैं नाम सबसे पहले गिनाऊंगा। इसमें जो है गलघोटू नाम की बीमारी होती है। ये जो है बैक्टीरिया से होती है, और ये इसका भी बड़ा भयावह रूप होता है। इसमें क्या होता है कि इसको जगह जगह विशेष नामों से पुकारा जाता है। गलघोटू नाम से, घटसर्प की बीमारी, घटरूंधा, इसको ये इसके विशेष तौर से ये जो गलघोटू की बीमारी है ये ज्यादा हो जाती है पशुओं को। खास बात इसमें ये है कि इस प्रकार के रोग के कुछ प्रमुख लक्षण हैं, उनको हमको विशेष ध्यान देना है कि जब हमारे पशु को हमने सुबह चरने के लिए छोड़ा था, या उसको हमने सुबह देखा था तो अच्छा खाते पीते देखा था, और हम देखते हैं कि कुछ ही घंटों में उसके लक्षण शुरू हो जाते हैं। उन लक्षणों में पहला जो लक्षण है, उसका तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है शरीर का, और उसके कान जो है नीचे गिर जाते हैं, चेहरा बिल्कुल असामान्य सा हो जाता है, और उसके चेहरे पे थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग जो है आने लगती है। तो ऐसी स्थिति में तो हमारे कृषक भाई जल्दी से जल्दी इसकी चिकित्सा की जो है व्यवस्था कर लें, क्योंकि ये जो बीमारी है वह बड़ी भयावह उभर कर आती है। इसके 3 चरण होते हैं, प्रथम चरण, मध्य चरण और अंत चरण। इसका जो उपचार है वो प्रथम चरण से मध्य चरण के बीच में किया जाता है। यदि हम योग्य पशु चिकित्सक आके इसका विधिवत उपचार करते हैं तो ये बीमारी काबू में आ जाती है। जी, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि आप यदि ऐसे कोई भी लक्षण आ रहे हैं तो आप तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सालय में आप संपर्क कर सकते हैं। जगदीश जी, आपसे बात करेंगे। लंबे समय से आप दलहन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमने सुना है आपको पुरस्कार भी मिले हैं, इसके बारे में हमें बताइए। जी सर, हमको 2 बार जिला प्रशासन से हमारी FPO को अवार्ड मिला है।
माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे स्टॉल पे गए, सांसद जी भी, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी भी, और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने हमारे नरसिंहपुर ज़िले में बहुत बड़ा कृषि मेला लगवाया था। जगदीश जी, आपने जैसा कि आपने बताया कि आप एफपीओ भी चला रहे हैं, दलहन के क्षेत्र में आपने बहुत सारा काम किया है। आगे आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार से महिलाओं की आय में और अधिक वृद्धि हो, इसके बारे में आपने और क्या क्या सोचा है? हम अभी जो दाल है हमारी, वो हम पुजा नहीं पा रहे क्योंकि शुद्धता की है। तो हमारा लक्ष्य है आगे कि हमें जो दाल का और आगे अगर हम की आय में दीदियों की वृद्धि करना है, तो हमें रकबा भी हमारा बढ़ रहा है, उसके साथ साथ हमें जो बनाने की हाथ वाली चक्की से जो बनाने की क्षमता है, वो दीदियाँ अभी 200 कर रहे थे, तो हम 500-700 दीदियों तक जाके आगे काम करने की। बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब, बात करेंगे यदि हम नवजात शिशुओं की, तो इनके बारे में बताइए। इनके लिए तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, नवजात में इनके स्वास्थ्य को हम कैसे अच्छा बनाए रखें, और क्या होता है कि इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो बछड़ा बछड़ी पाड़ा पाड़ी की, ये बहुत कम होती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनकी एक और आदत होती है छोटे पशुओं की, नवजात की, कि ये किसी भी चीज़ को जो है मतलब लिकिंग करते हैं, मतलब चाटते हैं। इनकी रस्सी हुई, कपड़े हुए, जो मेंजर है, खनोटे जहाँ पर हम बांधते हैं, तो ये जाने अनजाने में इनके क्या होता है कि जो परजीवी हैं, कीटाणु हैं, ये जाने अनजाने में पहुँच जाते हैं। तो इनको देखा गया है कि इसमें दस्तों की समस्या ज़्यादा देखने में आती है। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए क्या है कि हमें समय समय पर इनकी जो अंतःक्रमी हैं, इनको यदि हम वहाँ पर ख़त्म कर देंगे तो ये दस्तों की स्थिति निर्मित नहीं होगी। तो इसके लिए कृमिनाशक दवा हम जो है, इनकी जो उम्र होती है, पहली खुराक जो है 20 से 25 दिन की जब आयु के ये हो जाते हैं, तो इनको एल्बोमार नाम की दवा है, एल्बेंडाजॉल की, ये हम इनको, पिपराजीन साइट्रेट है, पिपराजीन एटीवेट है, ये दवा हम जो है 20 से 25 दिन की उम्र में हम इनको दे दें, तो इससे क्या जो अंतःक्रमी है ये खत्म हो जाते हैं। तो इससे, और देखिए, यदि दस्त लग गए हैं तो मैं पशुपालक भाइयों को एक सलाह देना चाहूँगा यहीं पर कि जहाँ तक हो सके, मतलब O2 नाम का जो साइरप है, ऑर्निडाजॉल, और जिसमें अफ्लॉक्सेसिन नाम की दवा मिली होती है, ये हम लाकर एडवांस में रख सकते हैं, क्योंकि ये स्थितियां दस्त की निश्चित रूप से बनती हैं। तो कई बार क्या होता है, जब दस्त लंबे समय तक 2-4 दिन तक अनदेखा पशुपालक कर देते हैं, कई बार ये मैंने देखा है। तो ऐसी स्थिति में उनमें डिहाइड्रेशन की स्थिति बन जाती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो यदि डॉक्टर साहब जो दवाई आपने बताई है जी, पहले से ही ला के रख लें, ताकि ऐसी कोई भी स्थिति वहाँ पे बनती है तो हम वहीं पर इसको दे देंगे, और एक दिन में ही हमारे जो पशुओं की दस्त। वहीं डॉक्टर साहब, हम बात करें इनके आहार की भी बात करें यदि हम, तो क्या बारिश के मौसम में कुछ आहार में कोई विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है? मैं समझता हूँ, हाँ, खास बात यहाँ ये देखने में आ रही है कि कई बार क्या होता है कि हमसे जाने अनजाने में चूक हो जाती है। जब हम भूसे का भंडारण करते हैं तो वहाँ कई नमी वहाँ आ जाती है, पानी उस भूसे में लग जाता है। तो जिस भूसे को हम कंदना गांव में बोलते हैं, भूसा कंद गया है, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम अफ्लाटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। ये जो है मतलब एक विशेष प्रकार की फंगस भी वहाँ हो जाती है, बैक्टीरिया हो जाते हैं, जिससे अपचन की स्थिति बन जाती है। कई बार ये बहुत भयावह रूप रख लेती है। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल ना बनने दें। इसके लिए क्या है कि भूसे को हर संभव, जहाँ भूसा हमने भंडारण करा है, उस भूसे में पानी हरगिज ना लगने दें। भूसा सूखा खिलाएं, देखकर खिलाएं, और उसमें जो आप जो कंसंट्रेट दाने की मात्रा है, वो मैंने कई बार बताया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो दाने की मात्रा है, शरीर निर्वाह के लिए 1 किलो दाना देसी पशु के लिए दिया जाता है। शरीर निर्वाह के वही दाना 1.5 किलो, जो जैसे HF हुई, जर्सी गायें, इनके लिए शरीर निर्वाह की मात्रा 1.5 किलो कर दी जाती है। और पशु यदि गर्भवती है तो गर्भ के लिए हमको 1.5 किलो दाना अलग से देना है। और यदि पशु दुधारू भी है तो साथ में दूध का आधा, मतलब एक उदाहरण के तौर पर यदि एक गाय हमारी 10 लीटर दूध दे रही है तो उसको
आधा दाना हुआ 5 किलो। जी। तो 5 किलो ये दाना, और गर्भवती है तो 1.5 किलो दाना वो भी देना है आपको, यानी और विशेष 1 तौर किलो से जो दाना शरीर निर्वाह का जो मैंने पहले बात कही थी, ये तीनों दाने मिला के जितना दाना बनता है उसका आधा दाना सुबह के टाइम और आधा दाना शाम को देना। यदि इस प्रकार से दिया जाए तो हमारे जो पशु हैं वो स्वस्थ रहेंगे, आहार में बदलाव भी मिल जाएगा। जैसे मेरा जी, जैसा कि दलहन के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो और क्या सोचते हैं किस प्रकार से हमारे कृषक भाइयों को और जो महिला दीदियां जो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं उनको और अच्छे दाम मिले, उनको और अधिक लाभ हो, इसके बारे में बताइए। इसके लिए सर जो उन्नत किस्म के बीज लगाना चाहिए, और यदि पशुपालन है तो उन्नत किस्म के जानवर गऊ रखें या जो भी भैंस रख रहे हैं आप, तो जो दूध उत्पादन है उसमें भी आपकी आय में वृद्धि होगी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि एक बहुत बड़ा समूह आपके साथ में जुड़ा हुआ है, तो क्या आप उनको कुछ बीज वगैरह भी उपलब्ध कराते हैं? हमारे इधर से तो जो भी है वो सब बिकता है साहब, जो खरीदते हैं हम लोग वो बेचते हैं, लेकिन जो भी शासन की योजना है, चूंकि हमारे पास में बड़ा दीदियों छोटे किसानों की संख्या ज़्यादा है, जब भी कोई भी कृषि विभाग या कहीं से कोई मिनी किट वगैरह मिलती हैं तो वो हमारी दीदियों को उपलब्ध होती है। जी जगदीश जी, एफपीओ के माध्यम से आप और किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को और सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कोई उनको और नए रोजगार के अवसर मिले और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो महिला दीदियाँ जो हैं वो आपके एफपीओ से जुड़े? अभी हम लोग बीज के ऊपर काम कर रहे हैं, आगे जाके अभी हमारा है कि दूध उत्पादन पे भी हम लोग प्लानिंग है हमारी कि हम दूध के ऊपर हमारी दीदियाँ भी उत्पादन पर काम करें। जी जगदीश जी, आप जो हमारे जो देश का युवा है और जो हमारा जो युवा किसान है जो कृषि से जुड़ा है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब मेहनत तो करना पड़ेगी, लक्ष्य तो निर्धारित करना पड़ेगा, उसके लिए उन्नत किस्म, यदि कृषि में है तो उन्नत किस्म के बीजों की बुआई हो, अगर पशुपालन पे है तो उन्नत किस्म के जो दुधारू पशु हैं पालेंगे तो अपनी आय में वृद्धि होगी। जी बिल्कुल। जगदीश मेहरा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे कृषक भाइयों से, हमारी दीदियों से बातचीत करी और अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर साहब आपका भी धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे पशुपालक भाइयों को बेहद उम्दा जानकारियाँ हासिल करवाई। तो कृषक भाइयों, किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।